नेपाल से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, वहाँ का यूथ जाग चुका है। जेन जी का रेवोल्यूशन वहाँ शुरू हो चुका है और ये जेन जी है, मैं आगे बताऊँगा, ये ज़रूर आप देखिएगा पूरा वीडियो। आपको वहाँ बताऊँगा कि क्या परिस्थिति वहाँ है, किस तरह से वहाँ पर चीन, ओली, प्रचंड और देवरा, इनकी कैसे म्यूज़िकल चेयर का गेम पूरा हो चुका है। तो देखिए क्या है, कल उनको बहुत बड़ी जीत हुई है, जेन जी की यूथ की जीत हुई है। ये पहली बार नेपाल के इतिहास में हुआ है कि यूथ सड़क पे निकले हैं और ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं, वो खुद अपने आप सड़कों पे निकले हैं और यूथ की संख्या बहुत बड़ी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या हुआ कल। कल पहली बार जो सरकार को, ये जो सरकार है जो म्यूजिकल चेयर खेल रही है, 16 साल के इतिहास में 2008 में डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में। उसके बाद 16 साल के इतिहास में 13 बार ये सरकारें बदली हैं और ये म्यूजिकल चेयर चलता है, ओली, प्रचंड, देवरा, इनके बीच में चलता रहता है और ये म्यूजिकल चेयर खेलते हैं और सारे सारे इनके इशारे पे, चीन के इशारे पे करते हैं। उनको हर एक बार वो सरकार बदलते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है, मुहैया होता है चाइना से, फिर वो बदल जाते हैं, दूसरे सरकार ले आते हैं और फिर यही गेम चल रहा है। यूथ जाग चुका है। अब लड़ाई जो है वो ब्रॉड, जिसको बूढ़े करें, बूढ़े और यंग के बीच की लड़ाई है। और जब जब किसी देश में यूथ जागता है तो उसमें बहुत बड़ी क्रांति होती है, वहाँ बहुत बड़ा बदलाव होता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं और यूथ उस समय निकलता है जब वो त्रस्त हो जाता है, जब वो घुटन महसूस करता है। भाई नेपाल में कुछ इसी तरह की हालात है। 2006 में वहां पर राजशाही के विरोध में विरोध खड़ा हुआ था, कत्लो गारत हुई थी और उसके बाद लगातार इसके इतिहास में रंग रंजित रहा है। लोग अपनी बलिदानी देते हैं, मगर इसमें चीन की एंट्री हो जाती है उसके बाद नॉर्थ से। और जिस तरह से चीन अपने पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक गेम खेलता है, बीआरआई उसका हिस्सा है और वहां पर आकर के बैठने के ऊपर में, क्योंकि वो साउथ एशिया के अंदर में उसका एक फिंगर का ये एक फिंगर है जिसके ऊपर उसकी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, तो वो गेम खेलता है। नेपाल में हुआ क्या? नेपाल में सबसे पहले जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक आया था जजमेंट, जो कि पिछले साल आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन चाहिए। और वो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उन्होंने कुछ बदलाव लाकर ये डाला था कि क्या क्या चीज़ों के कारण उनके अंदर में किस तरह से रजिस्ट्रेशन होना है। वो मेरे ख्याल से यूथ नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, जिसके अंदर में यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी एक्स, जितने भी सोशल मीडिया हैं, 26 खास करके जो वेस्टर्न मीडिया सोशल मीडियाज हैं, वो बहुत प्रचलित है। वहाँ की यूथ इसको यूज करके बहुत सारे रील के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, चैनलों के थ्रू व्यापार करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं, खरीदते हैं, प्लस बहुत सारे रील बना करके भी, यूट्यूब चैनल चला करके भी पैसे कमाते हैं और यूथ के लिए बहुत देखिए ऐसे खबर हैं और ये कंफर्म्ड है कि वहाँ के प्रतिदिन 2000 यूथ वो निकल जाते हैं दूसरे देशों में, इंटरनेशनल कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे गल्फ ऑफ मलेशिया की बातें आती हैं। गल्फ ऑफ मलेशिया तो कोई है नहीं, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, तो वो इलाका जिसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, वहाँ पर इन इलाकों में जा करके अपने रोजी रोटी और कुछ पैसे कमाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी डिसेंट, दे आर गुड लुकिंग, दे आर वेल बिहेव्ड। ये सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं और वो एक फॉरवर्ड लुकिंग यूथ हैं, तो उनको एक जगह मिलती है और यहाँ पर उनकी संख्या बहुत जाता है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट है, जिसमें खास करके कुवैत में बहुत ज़्यादा उनका है, कतार में बहुत ज़्यादा है और दूसरे सऊदी अरेबिया में है, यूएई में उनकी संख्याएं बहुत जाती हैं। तो एक एज ए कॉलोक्वियली कहते हैं गल्फ ऑफ मलेशिया, तो उसमें गल्फ की बात आती है, मलेशिया की बात आती है, इन जगहों में वो जाते हैं। 2000 यूथ पर डे का ऐसा आंकड़ा आता है। दूसरी बड़ी बात देखिए, पहले क्या होता था, यूथ जो थे वहाँ के यूथ या तो भारत की सेनाओं में आते थे या वो ब्रिटेन में जाते थे और उनकी पूरी की पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके फैमिलीज की बदलाव हो जाती थी और उनका बड़ा जोर था, क्योंकि वहाँ के बाद वो सेटल होते थे। उनकी एक जो स्टेटस है, खुद एक जो सोशल स्टेटस होती है और जो पॉलिटिकल स्टेटस और जो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छी हो जाती थी।
मगर ये सारी चीजें बंद हो गई चाइना के घुसने के बाद, खासकर 2017 के बाद चीजें जिस तरह से बदली हैं। और वहां पर जो एक म्यूजिकल चेयर का गेम चलता रहा है, उसके बाद लगातार या तो उसमें केपी शर्मा ओली आते हैं या प्रचंड आते हैं, जो पुष्प दयाल है, शेर बहादुर दोबर हैं, इनकी सरकारें चलती रहती हैं, इनको पैसे लेते हैं और ये काम करते हैं। 2008 से चला है 2025 तक, और खासकर 2017 के बाद ये देखी गई। देखिए, चाइना की जो टिकटॉक है या विवर है, उसको तो बैन नहीं किया गया, वो तो अभी भी चल रहा है। मगर जितनी सोशल मीडिया है उसके ऊपर बैन लगा के 1 वीक का समय देते हैं। और ये कब होता है? जब केपी शर्मा चाइना से लौटते हैं, खास करके अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसके बाद, जो 3 सितंबर में वहां पर उनका बहुत बड़ा परेड था, वहां से जाते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वहां से वापस आते हैं। उन्होंने ये बैन लगाया और 1 वीक का समय दिया। यूथ भड़की, सड़कों में निकले, उन्होंने वीपीएन का यूज किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, और तकरीबन 3 करोड़ जो आबादी है उसमें से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग सड़कों पे आए और उनके पार्लियामेंट में बड़ी तोड़फोड़ की। अब जनजी है क्या? जनजी वो हैं जो 97 से लेकर 2012 जिनके तक जन्मे हैं, जनरेशन जूमर कहते हैं इनको, 13 से जो 28 साल के उम्र के हैं अभी नेपाल में, उनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, 3 करोड़ पूरी आबादी है। तो ये लोग जो निकले हैं, ये जो यूथ है, जो निकले हैं, उनके उनको एक बात की समझ आ चुकी है कि जिस तरह से पुराने लोग जो कम्युनिस्ट लीनिंग है, जिनकी लिंक है, चाइना के साथ उनका बड़ा लगाव है, वो कंट्री को कहीं न कहीं चाइना के लैप में ले आए हैं, जहां पर उनकी पॉलिटिकली उनको सामरिक तरीके से, और चाइना के अंदर में भी ये आया था कि चाइना उनके यूथ को लेना चाहता है अपने मिलिट्री में, मगर वहां जाकर देखा कि वहां पर वो चीजें नहीं है जो भारत में मिली या उनको यूके में मिली। अब तो वहां से भी अभी चीजें बंद हो चुकी हैं, इसलिए वो खोजते हैं यूथ। अभी तो कहीं कहीं वो तो वहां भी चले गए थे, यूक्रेन में रशिया के यूथ में भी चले गए थे, वहां पर भी जान की बाजी हुई, और फिर भारत से गुहार लगाई कि हमें वापस लाओ। भारत ने उनको मदद किया कि काफी वापस आ चुके हैं। तो जिस तरह से ये जो यूथ का अभी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, वो तो रंग जरूर लाएगा। और इसके आगे में मैं सिक्वल बना रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे एंट्री है पाकिस्तान और टर्की का, वो जरूर देखिएगा। जय हिंद।